नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज एक हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, अनुच्छेद आर्टिकल्स, जो संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, चाहे स्टेट लेवल की परीक्षा हो, या फिर आगामी आने वाली जो यूपी पुलिस की भर्ती है, जो एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उनको बहुत ही संक्षिप्त तरीके से समझेंगे और याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, थोड़ा परीक्षा गलत लिखा है, ठीक है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। तो 22 भाग हैं अनुच्छेद में। भाग एक की बात यहाँ पे की जा रही है कि भाग एक में क्या है। देखिए, भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है। यानी जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है और उसके जो राज्य क्षेत्र है उनका जो प्रावधान किया गया है वो भाग एक में किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और भाग एक में 1 से 4 तक यह अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। 1 से 4 तक भाग एक में आते हैं। तो अब जो पर्टिकुलर अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। पहला है अनुच्छेद 1। देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या क्या लिखा गया है। भारत राज्यों का संघ है। प्रसंग इस प्रकार बनता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में है, ये ध्यान रखेंगे। अब राज्यों का संघ, संघ मतलब समझ रहे ना आप, यूनियन है राज्यों का। अब इसको भी जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, यानी जो राज्य हो गए। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है, यानी जो जिसमें जो है जिन राज्यों में राज्यपाल का अधिकार होता है उसकी बात की जा रही है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो बात की जा रही है, संघ राज्य क्षेत्र। और अर्जित राज्य क्षेत्र जो भारत के द्वारा किसी दूसरे देश से अर्जित किए गए हैं। तो ये 3 श्रेणियों की बात की गई है। बात करेंगे अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना। तो नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना की बात की गई है इसमें, अनुच्छेद 2 में। देखिए, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्किम को एक सहयुक्त राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे, सिक्किम को संयुक्त राज्य जो बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, और पूर्ण राज्य का दर्जा जो सिक्किम को मिला वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला, और ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 3, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए, अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन की बात की जा रही है इसमें। तो अनुच्छेद 3 में जो है परिवर्तन की बात की गई है, क्षेत्रों में, सीमाओं में और नामों में परिवर्तन। अब किस प्रकार जो है किया जा सकता है, संसद कुछ कानून बनाएगी और उसी दायरे के अंतर्गत जो है परिवर्तन किया जा सकता है। देख लेते हैं क्या शर्तें हैं, किस प्रकार होता है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, यानी कोई राज्य है उसमें से उसका कुछ राज्य क्षेत्र अलग कर दिया, परिवर्तन हो गया। या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, 2 राज्य हैं, ठीक है, अब उनको जो है मिला दिया और उनके भागों को, जैसे ये पार्ट मिला दिया, ये पार्ट मिला दिया, एक राज्य बन गया, ठीक है, इस प्रकार से। अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। वही किसी कोई राज्य है, उसको किसी दूसरे राज्य के भाग के साथ मिला दिया, निर्माण हो गया। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र जो है बढ़ा दिया, घटा दिया। या किसी राज्य की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी। कौन? संसद। कैसे? कानून बनाकर, ठीक है। तो ये किसमें है? 3 में। तो 1 में कहा गया है भारत जो है राज्यों का संघ होगा, भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 में कहा गया है
नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की बात की गई है, और 3 में क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन की बात की गई। ये 3 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। 2 और 3 को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही तेलंगाना को जो है आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था 2014 में, जिस प्रकार उत्तराखंड को अलग किया गया यूपी से 2000 में। ठीक है, तो वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आगे देखेंगे, भाग 2 नागरिकता। भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता। ठीक है, अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि नागरिकता कौन से भाग में है, तो भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 हमें बात की जाएगी। अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 क्या है? नागरिकता के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5, अधिवास या रहने के द्वारा नागरिकता, यानी कहीं पे आपने जो है निवास कर लिया, अधिवास मतलब रहना हो गया, उसके द्वारा नागरिकता किस प्रकार मिलती है, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। ठीक है, अब इसके लिए शर्तें क्या हैं, शर्त देख लेते हैं। भारत का मूल निवासी है, अगर वो भारत का मूल निवासी है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। इस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 5 में है। उसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है, संविधान लागू होता है 1949 में। ठीक है, 1949 से पहले से 5 वर्ष पहले से वो जो है भारत में रह रहा हो, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसको नागरिकता मिल जाएगी, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होगा तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 5 की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 6, यहाँ पे लिखा गया भारत से पाकिस्तान आया व्यक्ति, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लिखा जाएगा पाकिस्तान से भारत आया व्यक्ति। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है और भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या शर्तें हैं देखिए। पहले, यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में, ध्यान रखेंगे, अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन भारत में नागरिकता में पंजीकरण के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। देखिए 1947 यानी विभाजन से पूर्व, ठीक है, अगर वो भारत में पैदा हुआ है या उसके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हैं, ठीक है, अब जो है वो पाकिस्तान में विभाजन के बाद पाकिस्तान में जो है चला गया है व्यक्ति, अब वो पुनः जो है भारत में आना चाहता है। भारत में आने के लिए शर्तें ये होंगी, उसको जो है 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा, तभी जो है पंजीकरण करा सकता है, नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान से अविभाजित भारत यानी पहले भारत में रहा हो लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया पार्ट, अब वो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे हैं, तो उनको जो है 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। ये अनुच्छेद किस में कहा गया? 6 में। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले। ठीक, आगे देखेंगे, वो भी अविभाजित भारत में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत लौटे व्यक्ति। अब देखिए, भारत से पाकिस्तान गए, विभाजन हुआ 1947 में, ठीक है, 2 पार्ट बने, ठीक, तो 2 पार्ट बने, ये बना है पाकिस्तान, ठीक है, और ये भारत, हमारा प्यारा भारत। भारत अब विभाजन हुआ, कुछ जो है अब विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, ठीक, विभाजन के बाद, विभाजन से पहले नहीं, विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए हैं। अब वो दोबारा पुनः जो है भारत में लौटना चाहते हैं या भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, उनके लिए शर्तें क्या होंगी? 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए लेकिन बाद में भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा?
6 महीने तक उन्हें भी जो है भारत में रहना पड़ेगा, तब नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। ठीक है, तो ये बात की गई है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में क्या बोला गया है? भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के लिए। कब? 1947 के बाद। ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे हैं, यानी भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हैं। इसका प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 7 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ व्यक्ति हैं जो भारत से बाहर रहना चाह रहे हैं। ठीक है, या भारत भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, विदेश में रहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा? अगर वो नागरिकता लेना चाहते हैं भारत की, तो शर्त ये होगी उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, यानी उनके माता पिता या दादा दादी 1947 से पहले भारत में पैदा हुए हों। ठीक है, भारत में पैदा हुए हों, लेकिन अब वो भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 8 में है। ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए जो नागरिकता की प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 में है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 9, कोई भारतीय स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये पूछा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है और ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, और एक इसमें अनुच्छेद 9 में है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। अनुच्छेद 10, किसी व्यक्ति की नागरिकता बिना विधि के छीनी नहीं जा सकती। देखिए, संसद के पास शक्तियां हैं नागरिकता संबंधी ग्रहण करने की या समाप्त करने की, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करनी है तो कानून बनाकर ही समाप्त की जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं छीन सकते, ये बोला गया है इसमें बस। तो एक इसमें अनुच्छेद 10 में है, तो अर्थात संसद द्वारा विधान बनाकर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता बनाए रखती है। ये किस में है? अनुच्छेद 10 में है, यानी कानून बनाकर। ठीक, आगे देखेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाने होंगे वो शक्ति किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है। ये ध्यान रखेंगे, और ये इसका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 11 में। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अर्थात संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता ग्रहण व समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य विषयों पर विधि यानी कानून बना सकती है। नागरिकता संबंधी कोई विषय होगा, चाहे ग्रहण करना है चाहे किसी की समाप्ति करनी है, नागरिकता, उसके लिए जो सारी शक्तियां वो संसद के पास है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 11 में। ठीक है, तो संक्षिप्त तौर में हम पढ़ेंगे। इसका जो अगला भाग होगा वो होगा मूल अधिकार भाग 3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यही रखते हैं इसको आज। धन्यवाद।